नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2 दिवसीय प्री बजट चर्चा जो है संपन्न हुई। हरियाणा के तमाम विधायकों और मंत्रियों ने इसमें शिरकत की और आपको बता दें कि जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई है। सभी विधायकों ने अपने अपने इलाकों की बड़ी समस्याओं पर सुझाव दिए। तो वहीं बैठक के बाद हरियाणा की ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपने विभागों से संबंधित कई मांगों मैंने जो है बैठक में रखी हैं। यमुनानगर में बनने वाले 800 मेगावाट के थर्मल प्लांट के लिए फंड्स मांगे हैं ताकि फंड्स की कमी के चलते काम न रुके। बिजली विभाग की तरफ से लगाए गए ट्रांसफार्मर्स पुराने हो चुके हैं। विभाग पूरे प्रदेश के ट्रांसफार्मर्स को लोड जो है के हिसाब से बदलना चाहता है और किसके लिए भी जो है फंड्स मांगे गए हैं आपको बता दें कि इसलिए। और आपको इसके अलावा जिलों में ईएसआई अस्पताल स्थापित करने की मांग रखी गई है। फिलहाल ईएसआई की डिस्पेंसरी चल रही है जिसे सिर्फ एक रेफर स्टेशन बनने हुए हैं और नेता विपक्ष का चुनाव नहीं करने को लेकर अनिल विज ने कांग्रेस पर भी इस बीच जो है निशाना साधा है। साथ ही आपको बता दें कि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उसमें उन्होंने कहा है कि अपने विभाग संबंधी जरूरी पहलू बैठक में रखे गए हैं। तो वहीं सरकार ने एक अच्छी परंपरा चलाई है जिसमें पक्ष विपक्ष के विधायक अपनी बात रखते हैं। तो वहीं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के साथ साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा की बजट पर चर्चा के बाद में प्रतिक्रियाएं सामने आई। आज सभी विधायकों ने सभी मंत्रियों ने और अपने अपने विचार दिए और अच्छे विचार थे जो आए वो उसमें सम्मिलित कर लेंगे बजट। हाँ, तो किस तरह से विचार रखे सर? क्या विचार तो बहुत अच्छे रखे गए, लेकिन कल बजट पेश होगा उसमें आपको पता लग जाएगा। तो आपके क्षेत्र की क्या क्या मांगे रखी है? नहीं, मांगे तो क्या, बजट में तो काफी एग्रीकल्चर बहुत बड़ा महकमा है ना। मच्छी पालन भी है, पशुपालन भी है और एग्रीकल्चर का भी है, प्राकृतिक खेती भी है, जैविक खेती भी है, रासायनिक खेती भी है। बहुत बड़ा एरिया है। किसानों के लिए क्या खास है इस बार बजट? हाँ, किसानों के लिए तो बहुत कुछ आएगा इसमें। हाँ, अच्छा आएगा। चलो, प्री बजट बैठक का जो ये पूरा प्रारूप था, बहुत ही सुंदर प्रारूप था। चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सभी एमएलए ने अपनी अपनी बात रखी है और बजट के लिए सजेशंस दिए हैं। और अपने एरिया में अगर कोई डिमांड स्पेशल बजट चाहिए उसके लिए मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करिए। और ये 2 दिन का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और सभी व्यक्तियों ने जो यहाँ पर उपस्थित हुए अपना अपना मत उसमें रखा है। ये अच्छी परंपरा है कि बजट से पहले सारे विधायकों से मंत्रियों से सुझाव लिए गए हैं। मैंने तो अपने विभाग के दिए हैं। जो हम यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसकी हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है, मैंने कहा है कि उसके लिए फंड्स का प्रावधान करना चाहिए ताकि फंड्स की कमी की वजह से वो प्रोजेक्ट कहीं भी उसमें रुके ना। जो हमने हमारे क्षेत्र की मांग थी उसको भी हमने रखा और सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के जो भी मांग थी, सुझाव थे, सजेशन थे, सबने अपने अपने क्षेत्र के मांगे रखी है। देखो, कोई काम होगा, नए काम होंगे तो कर्जा भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जब अपने क्षेत्र की कोई विधायक मांग रखता है, चाहे वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो, तो अगर कोई काम, नए प्रोजेक्ट आएंगे, नई मांगे आएंगी तो उसके लिए तो पैसा लेना भी पड़ता है। बहुत ही अच्छी चर्चा रही है। सारे पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक इसके अंदर शामिल हुए और अपने अपने सुझाव सबने देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सारे सुझाव नोट किए हैं और जो अच्छे सुझाव है उनको लागू किया जाएगा ताकि हरियाणा में और तेज गति से विकास हो सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले भी पूरे प्रदेश के अंदर जाकर के किसानों से भी, वैज्ञानिकों से भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से भी और हर वर्ग के लोगों से बातचीत करके और पहले सुझाव लेने का काम किया था। में प्री बजट कंसल्टेशन बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया और सीएम सैनी ने कहा कि बजट में समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं ताकि बजट को जनता के हित में बनाया जा सके। सीएम सैनी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लगातार प्री बजट को लेकर के अलग अलग सेक्टर्स वाइज ये बैठकें चल रही हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से, प्रबुद्धजनों से
बजट के लिए सुझाव आमंत्रित हैं। जैसे अभी बताया भी है कि गुरुग्राम के अंदर हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन और उसके साथ साथ सीएस के साथ भी हमने सुझाव लिए हैं। हिसार के अंदर हमने जो हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, एफपीओज हैं, हमारे ऑर्गेनिक खेती के किसान हैं, हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं, या हमारे ऐसे किसान जिन्होंने अपने कार्य को एक विशेष रूप देने का अलग से पहचान बनाई है, ऐसे सब किसानों के साथ, हॉर्टिकल्चर के किसानों के साथ हमने वहां पर उनके आमंत्रित किया और सुझाव लिए। फिर हमने स्टार्टअप के साथ भी बातचीत किया, उनके सुझाव लिए। यूथ के साथ हमने चर्चा की, उनके सुझाव लिए। हमने महिला उद्यमी हैं, उनसे चर्चा की, उनके सुझाव लिए। हमारी महिला प्रतिनिधि हैं, उनसे चर्चा की। हमने जो हमारी महिला नमो ड्रोन दीदी हैं, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, ऐसे सब ग्रुपों से हमने अलग अलग उसके अंदर सुझाव आमंत्रित किए हैं। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जाकर के सुझाव लिए हैं, उनके भी अच्छे सुझाव आए हैं। और उसके साथ साथ हमने पोर्टल भी एक लॉन्च किया, उस पर भी लगभग 9.5-10 हजार के करीब में हरियाणा प्रदेश के विभिन्न प्रबुद्ध जनों के सुझाव उसके अंदर आए हैं। और उसको लेकर के, क्योंकि क्या क्या हम इस बजट के अंदर कर सके कि इस दिशा में जाएं, कैसा बजट हो। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये बजट खरा उतरे, क्योंकि उन्हीं की भावनाओं को, लोगों की समस्याओं को ध्यान में रख करके हर वर्ष बजट को पेश करते हैं। जैसा बताया भी है कि पिछले 6 बजटों में लगातार इस प्रकार के सुझाव लेकर के बजट में समाहित करते हैं और फिर उसको बजट में स्थान दे करके उनको एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उधर पंचकुला में मंत्रियों और विधायकों के साथ प्री बजट बैठक आयोजित की गई और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की। बता दें कि बैठक में सभी विधायकों ने जो है बजट से पहले की चर्चा की गई और वहीं इसको लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है। चर्चा के लिए सभी विधायक और मंत्रियों को बुलाया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक बहुत शानदार परिपाटी का शुभारंभ किया था कि सब वर्ग के लोगों से पूछ के उनकी समस्याओं को जान के समझ के हम लोग अपने बजट में उस तरह का प्रावधान करें जिससे सब समस्याएं आसानी से सुलझ भी सके और लोगों को जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इसी कड़ी को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आगे बढ़ाया है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और जो योजना बहुत सी योजनाएं ऐसी थी जिनको बजट में नहीं रखा गया था, इससे पहले बजट में नहीं रखा गया था, इससे पहले बजट में नहीं रखा गया था। आज जो विधायकों ने जो अपने सुझाव दिए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को, अध्यक्ष जी को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को। उधर सीएम नायब सिंह सैनी की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक को देखने को मिली है। आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी प्री बजट पर बैठक के लिए पंचकुला जा रहे थे, तभी पंचकुला में सीएम के काफिले के पास बाइक सवार शख्स पहुंच गया और जमकर हंगामा किया गया। बता दें कि शख्स ने पुलिस के जवानों के साथ भी बदसलूकी की है और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
उधर चरखी दादरी जिले के गांव चंदेनी में पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान का राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह और पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और विधायक उमेद पातुवास, पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह माणी और पूर्व विधायक कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि पुलिस की टुकड़ी ने उनको अंतिम सलामी दी और नमन किया। की भरपाई कभी नहीं हो सकती। मंत्री जी बहुत मिलनसार थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, साफ दिल के। लंबे समय तक उनके साथ काम किया है, उनके साथ काम करने में मजा ही अलग था। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ दिल में नहीं रखते, जो अंदर है वही बाहर है, साफ दिल के। उधर महेंद्रगढ़ में नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लघु सचिवालय में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में 43 शिकायतें सुनी गईं और जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि जबकि बाकी की समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे में कुछ स्थानों से नकल के मामले सामने आए हैं और इस पर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए कई अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने बताया कि प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए विशेष फ्लाइंग टीमें गठित की हैं। यही कोशिश है। समाधान शिविर का पर्पज भी यही है कि लोगों का मौके पर समाधान किया जाए और जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड शिकायतें थी उनको त्वरित और उचित समाधान के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया। जिला प्रशासन की तरफ से हमने एक मीटिंग कल सभी सुपरिटेंडेंट और जो भी फ्लाइंग वगैरह हैं उनके साथ की है, जिसमें एसडीएम, एसपी और डीएसपी भी थे और बड़ी सख्त हिदायत है कि इस तरह का कोई भी केस यहाँ रिपोर्ट ना हो। और ओवरऑल ठीक भी चल रहा है। अभी तक सिर्फ पिछले 3 दिन के एग्जाम में एक ही केस रिपोर्ट हुआ है और अलग एसपी मैडम भी फील्ड में है। मैं भी आज कुछ सेंटर्स चेक करूंगा। उधर फरीदाबाद में एमसीएफ के चीफ इंजीनियर बीके करदन को चार्जशीट किया गया है और ये कार्रवाई विकास कार्यों में पाई गई अनियमितताओं का कारण की गई है। बता दें कि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि निगम की कई विकास परियोजनाओं में गड़बड़ी भी मिली है। बता दें कि शहर में निगम के द्वारा कई बड़ी विकास की परियोजनाएं चलाई गई हैं और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल को समीक्षा के दौरान उनमें कई गड़बड़ी मिली थी, जिसके बाद मंत्री विपुल गोयल ने इस मामले में कार्रवाई के संकेत दिए थे, जिसके बाद जो है सरकार के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी चीफ इंजीनियर को चार्जशीट थमाई गई। उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बालाजी कॉलेज के पास एक निजी कंपनी में अचानक आग लग गई। आग लगने के चलते कंपनी के अंदर रखी मशीन जल गई। हालांकि समय रहते कर्मचारियों ने अपनी जो है कंपनी में रखे आग बुझाने वाले सिलेंडरों से जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। वहीं जानकारी देते हुए थाना आदर्श नगर प्रभारी ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि बालाजी कॉलेज के पास एक निजी कंपनी में अचानक आग लग गई है। सूचना के बाद वो तुरंत जो है मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हाँ, सूचना मिली थी एक भी वहाँ गली नंबर 10 में बालाजी कॉलेज के पीछे आग लगी हुई है। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी। कंट्रोल रूम से फायर ब्रिगेड ने टेलीफोन कर दिया था। फायर ब्रिगेड आके हमने मौके पहुंच के जो आग बुझा दिया है, काबू कर लिया। इस चीज की फैक्ट्री थी, क्या नाम था फैक्ट्री का, और फिलहाल आग जो है वो कितना नुकसान हुआ, क्यों आग लगी थी, किस कारण? बिजली से आग लगी है। कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से आग लगी है। किस चीज की कंपनी है?
कुछ सामान बनता है, जिसको पता नहीं किस चीज का है। कंपनी का क्या नाम है? मनोज अग्रवाल की कंपनी बताई। अच्छा, फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने जो है काबू पा लिया? हाँ जी, काबू पा लिया। कितनी गाड़ियां आई थी? 2 गाड़ी आई थी, पुलिस में मौके पे आई। उधर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर लगातार लगने वाले लंबे जाम के कारण वाहन चालक परेशान हैं। लगातार जाम के कारण एम्बुलेंस को रास्ता न मिलने से मरीज को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दिखाई दे रही तस्वीर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के मुख्य चौराहों की है। बता दें कि जहां पर अक्सर जाम की स्थिति देखी जा सकती है, जिस कारण जो है स्थानीय और बाहर से आने वाले वाहन चालकों को जाम के कारण काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालत तो इतने बदतर हो चुके हैं कि मरीजों को लाने ले जाने वाली एम्बुलेंस भी लगातार जाम में फंसे होने के कारण मरीजों को अस्पताल तक इलाज करवाने के लिए भी काफी देर तक जाम में जूझना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि शहर के मुख्य चौराहे पर रेड लाइट न होने के कारण लोग पुलिस की परवाह न करते हुए अपने वाहनों को गलत दिशा से भी दौड़ा रहे हैं, जिस कारण अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। पिछले 2-3 दिन से ना पिछवाड़ी की तरफ से हैवी व्हीकल ज्यादा आ रहा है, और जो व्हीकल ज्यादा आता है वो टीम की तरफ ज्यादा जा रहा है। इनके लिए तो केंद्रीय के पीछे रास्ता है नहीं, तो इस वजह से बड़ा व्हीकल आने की वजह से बड़ा ये हमारा ना स्लो हो जाता है। तो लोगों में कहीं ना कहीं रूल ना मानने को लेके भी परेशानी आती है सामने। रूल की समस्या तो है पनवन में, क्योंकि जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनको जगह मिलती हुई गाड़ी से है हादसे सारे जरूर होते हैं, और धीरे धीरे रेड लाइट के लिए प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही रेड लाइट लग जाएंगे इस पर भी थोड़ा कंट्रोल होगा। कितनी देर से जाम में खड़े हो? आधा घंटा होगा। आधा घंटे से जाम में खड़े हो, क्यों नहीं खुल पा रहा? क्या कारण है जो जाम रह जाता है? हमारे पर आगे का है, लंबी लाइन लगी हुई है। अक्सर यही हालात होते हैं। आज जाम पर यहाँ पर दिक्कत आती है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेके क्या कहना चाहोगे? कभी कभी हो जाता है, ऐसा शादी का सीजन चल रहा है तो जाम लग जाता है। पीछे रसूलपुर चौक वगैरह भी जाम थे। रसूलपुर चौक पर जाम है। कहाँ जा रहे हो? हम गुड़गांव। कितनी देर से जाम में खड़े हो आप? 10 मिनट से। कहाँ जाना है? गुड़गांव जाना है। कहाँ से आए हो? यहाँ से आए, पलवल से ही। क्या कारण लग रहा है जाम लगा हुआ बहुत देर से खड़े हैं आप? बहुत परेशान है, हम रूट बदलने वाले थे, पर इस वजह से मेरी 10 मिनट में खुल जाएगा। तो अक्सर ऐसे जाम से सामना करना पड़ रहा है? डेली हर जगह, टूल टैक्स हो या कोई भी जगह हो। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ये है कि या तो ट्रैफिक पुलिस बेकार है हमारी, इस वजह से जाम लग रहा है, या फिर इनको अलग एक रोड बाईपास देना चाहिए पलवल से। उधर पलवल बस अड्डे पर स्थित एक होटल में बीती रात आधा दर्जन लोगों ने हथियारों के साथ में हमला कर दिया। हमलावरों के हमले से बचते हुए होटल संचालक ने छत पर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। होटल संचालक का आरोप है कि मौके पर भीड़ के द्वारा पकड़े गए 2 युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है। हालांकि जांच के बाद ही असल सच्चाई सामने आएगी। आते ही इस पे वारदात शुरू कर दी रॉड और कुल्हाड़ी वगैरह से। ये जैसे ही इसको 2-3 रॉड कमर में लगी और कुल्हाड़ी से बचा है, किवाड़ में लगी उसकी कुल्हाड़ी, ये भागा है और उसने भाग के ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल चढ़ गया। इसने जाके शोर मचा दिया है, बचाओ बचाओ। तो वहाँ ये स्टल गाड़ी का टाइम हो गया था और जो अपने पड़ोसी जितने थे मार्केट थी वो इकट्ठी हो गई। एकदम जैसे लोग वहाँ टूट के पड़े हैं, तो 3 बदमाश तो भाग गए। मेरा नाम चेतन भारद्वाज। क्या वारदात हुई है कल शाम को 8:30 बजे 8:45 बजे करीब मैं अपने होटल पे कम से कम 5-6 लोग स्वापी मार गए। उनने अपना कुल्हाड़ी और रॉड और सोटा, और मैंने अपने कैमरा में देखा मैं कोई बाहर आ रहा हो होटल में, इतने में एक गोली चलने की आवाज आई, जिसके कारण मैं ऊपर भागने की कोशिश करी। जैसे मैं ऊपर भागा, मेरे में 8-10 रॉड लगी है। रॉड लग के मैं छत पे से केवाल लगाई है। मैंने वहां से शोर मचाया है, तो हमारे आसपास के लोग हैं, उन्होंने 2 लोगों को पकड़ लिया। जिले में सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक अनमोल सिंह की मौत हो गई। वह सीवन गांव का रहने वाला बताया जा रहा था। आपको बता दें कि अपने दोस्त की नई स्विफ्ट कार लेकर निकला था।
कार बेकाबू होकर हवा में उछली और सड़क किनारे लगी ईंटों के ढेर पर लटक गई। और आपको बता दें कि कार के परखच्चे उड़ गए और अनमोल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार हादसे के समय अनमोल अपने दोस्त की कार चला रहा था, जबकि उसकी खुद की कार उसके दोस्त के पास थी। आपको बता दें कि दृश्य इतना भयावह था कि ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने कार को उठाकर उल्टा करके ईंटों के ढेर पर रख दिया हो। अनमोल सिंह की मौत की खबर सुनते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया। जैसे ही हादसे की सूचना उसके घर पहुंची, परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला क्या जी, मैं तो आया था, मेरी दुकान थी बंद, मैं आया लेट, पुलिस वाले आए थे यहाँ, मौके पे आ गए थे और ड्राइवर था वो तो साथ के साथ ही मर गया था बेचारा। और गाड़ी आई है सीवन साइड से, हाँ, उनको बेचारे को नींद आई है, क्या चक्कर हुआ है, और वो आगे इसमें किक्कर में बजी है, उसके बाद ये चट्टे पे आके मुंदी मर गई है। तो मतलब कितने बजे पता लगा आपको? रात को मेरे को 11:30 बजे से फोन आया था मेरे पास। हाँ, एकदम से आवाज आई थी, फिर बाहर आ गए तो बाहर देखा तो यार सारी पलटी पड़ी थी गाड़ी। मकान आपका? हाँ जी, पास में ही है। तो कितने बंदे थे गाड़ी में? ये बंदे? हाँ। 2 बंदे थे जी। तो चोट वगैरह किसी को? एक तो ठीक था जी, एक तो जमी खत्म था, मैंने लगा। मौके पर ही मौत हो गई? मौके पर ही। अच्छा, कहाँ पर दूसरे बंदे को ले जाया गया? दूसरे सीखने से ले गए थे उसको। अच्छा, किस साइड से आई थी गाड़ी? ये सीवन साइड से आई थी। कोई नाम पता वगैरह पता हो किसी का? नाम नहीं पता, एक सीवन का बता रहे हैं, कनाडा से आया था वो लड़का। ये तो रात 12 को नाल होया, लेकिन वैसे पता तो नहीं हमें। कहने का मतलब है अभी सुबह पता लगा कि सीवन का छोरा था। दोनों जने? हाँ, 2 जने थे। तो पता नहीं गड्डी ओवर ही किदा ही कि ऐसा होया कि एक्सीडेंट हो गया। मुंडा बाकी सीवन का रिश्तेदार ही हो। नाम क्या है? नाम उसका अनमोल था लड़के का, और पिता का नाम गुरदेव था। मतलब कनाडा से आए थे कह रहे हैं? हाँ, एक कनेडा तो आया ही 2 महीने हो गए ने पहला, ते अपने यारा दोस्तां नाल घूमना फिरन दिया होना। तो कैथल से ये तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां एक स्विफ्ट कार जो है अचानक से डिसबैलेंस होकर जो है पास रखी हुई ईंटों के ढेर पर जा खड़ी हुई। और ये तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है यह हादसा बरपा होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।